अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर अरवल से है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। 1,500 लोगों से ठगी की गई, बेरोजगारों से 7 लाख रुपए तक की वसूली कर दी गई है। आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनी ने इन सभी लोगों से ठगी की और रुपए लेकर सभी कर्मचारी फरार हो गए। जो कार्यालय था वहां ताला जड़ दिया गया है और सभी कर्मचारी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने दिनों से ये सब कुछ चल रहा था और कैसे 1,500 लोग इस झांसे में आ गए? जी देखिए, जिला मुख्यालय के रिहायशी इलाके में सोशल सर्विसेज जेसी इंडिया कंपनी चलाई जाती थी, जिसमें अधिकांश जो है जीविका से जुड़ी हुई दीदियां इसके प्रभावित हुई हैं। पूरी आबादी अरवल का जो शिक्षित होते हैं वो लगातार इससे जुड़ते गए और 4,000 रुपया का रजिस्ट्रेशन लेकर के झांसे में लेकर कंपनी फिलहाल फरार हो गया है। अधिकांश लोगों को यहाँ जो महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हुई थी, इस कंपनी का जुड़ करके जो है 2 बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और ये लगातार ये प्रक्रिया 8 महीने से चल रहा था। कुछ लोगों को एक मानदेय के तौर पर 750 रुपया भी दिया जाता था। ये लगातार झांसे में फंसती गई। स्थिति ये हुआ कि ये कंपनी फिलहाल यहाँ से निकल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिला मुख्यालय के से जहां पर रिहायशी इलाके में इस तरह से कंपनी संचालित हुई और जिला प्रशासन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को तनिक भी भनक लिए नहीं लगा। नतीजा यह हुआ कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक आरोपी जो है गिरफ्त से बाहर है। जी अनिरुद्ध, जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे उनके बारे में कुछ जानकारी क्या ग्रामीणों को नहीं थी? जो कर्मचारी थे क्या वो वहीं के थे या बाहर से कहीं आके काम करते थे? जी, चूंकि ग्रामीण में यहाँ के लोकल ग्रामीण थे जिनके मकान में संचालित मकान मालिक खुद ही वहाँ का मैनेजर था और उन्हीं को महिलाओं का जैसा कि कहना है कि उनको सारी राशि दी गई है। अभी भी वो घर मकान में है, महिला वहाँ हंगामा भी कर रही है। खास करके जिला प्रशासन जिलाधिकारी से यहाँ के एसपी से मुलाकात हुई, लेकिन आरोपी पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से महिलाएं नाराज है और अपने पैसे वापसी को लेकर के ठगी होने के बाद जो है अभी भी वो संकोच कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। बढ़ते आगे। सेशन नियमित करने के सहित कई मांगों को लेकर मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पटना में राजभवन मार्च किया और गवर्नर हाउस से महज 50 मीटर की दूरी पर धरने पर बैठ गए। बाद में जिला प्रशासन ने छात्रों की 4 सदस्यीय टीम को राजभवन तक पहुंचाया, वहां जाकर बातचीत की गई। बिहार राज्यपाल तेरी तानाशाही नहीं चले, तकरीबन 3 घंटे के बाद मगध यूनिवर्सिटी के जो तमाम छात्र पटना की सड़कों पे राजभवन मार्च को निकले थे और बीच में उनको रोक दिया गया था। अब उनको स्पेशल मजिस्ट्रेट जो हैं खान सर वो आए हैं और उन्होंने बच्चों को जो है छात्रों को बोला है कि साथ में जाने के लिए। अब वो साथ में जा रहे हैं। क्या तमाम बातें हुई है, सीधे तौर पे सर से ही बातचीत कर लेते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि क्या इन बच्चों को कहा गया, इन छात्रों को क्या कुछ कहा गया है। सर से बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ छात्रों से बातचीत हुई है, कहाँ लेकर जा रहे हैं? इनको राजभवन में किसी भी पदाधिकारी से इनका डेलीगेशन हम दिलवा देंगे, मिलवा देंगे। ये अपनी बात और अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे। ठीक है, तो इन छात्रों से बात करते हैं। आपसे क्या बातचीत हुई है, कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम लोग से बातचीत यही हुई है कि हम लोग को राजभवन में ले जा रहे हैं, राज्यपाल से मिलाने के लिए, हम लोग की बात को रखने के लिए। अब आगे जाकर देखते हैं हम लोग को बात को कितने अहमियत से रखते हैं। हम लोग छात्र बहुत डिप्रेशन में आ चुके हैं, 3 साल का कोर्स। ठीक है, तो चलिए, ये जो छात्र हैं उनके बीच से 4 छात्र जो इनके साथ हैं वो स्पेशल मजिस्ट्रेट उनको लेकर के राजभवन जा रहे हैं और ये छात्र जो है अभी भी इनकी सीधे तौर पर जो मांग थी जिसको लेकर के वो सड़कों पर उतरे हुए थे कि इनको सीधे तौर पर राज्यपाल से मिलाया जाए और स्पेशल मजिस्ट्रेट आए थे क्योंकि ये छात्र अड़ गए थे, बिना मिले हुए सड़कों से नहीं जाएंगे। तो उनको लेकर के उनके एक टीम है, 4 सदस्यीय टीम है छात्रों की, जिनको लेकर के स्पेशल मजिस्ट्रेट राज्यपाल भवन की तरफ गई है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ पटना। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में मंकी पॉक्स के मरीज मिले हैं। संदिग्ध मरीज मंकी पॉक्स का मिला है। पटना सिटी का रहने वाला बताया जा रहा है मरीज और सैंपल लेने के लिए अब एक टीम गठित कर दी गई है। पूरी सावधानी के साथ सैंपल लिया जाएगा। संदिग्ध मरीज की केस हिस्ट्री भी
उसका भी पता लगाया जा रहा है। पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की टीम और WHO की टीम सैंपल लेगी। एसओपी के तहत पूरी सावधानी के साथ सैंपल लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि पटना में मंकी पॉक्स का मरीज मिला है। आपको बता दें कि पटना सिटी का रहने वाला मरीज बताया जा रहा है और आज ही अलर्ट जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंकी पॉक्स को लेकर कि अगर किसी में भी कोई भी लक्षण दिखे तो जल्द से जल्द जांच करवाएं। और आज ही एक संदिग्ध मरीज के मिलने की बात सामने आई है। बढ़ते आगे, बिहार में मंकी पॉक्स पर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। एहतियात बरतने के निर्देश सभी लोगों को दिए गए हैं। लक्षण अगर मिलते हैं तो तुरंत ही जांच करवाएं और बाहर से आने वाले सभी लोगों पर खास नजर रखने का निर्देश जारी किया गया है। मेडिकल कॉलेजों को भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो बिहार में मंकी पॉक्स का एक केस भी मिला है। आपको बता दें कि आज ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और अब खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में एक बार फिर जबरन धर्मांतरण सहित लव जिहाद से जुड़ा बड़ा मामला सामने आ रहा है। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद अरमान ने उनकी बहू और पोती के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तीनों आरोपियों ने उनकी पत्नी और बेटी के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसका अपहरण कर लेकर चले गए। इन लोगों को जबरन धर्मांतरण के लिए कहा जा रहा है। जब इस बात की शिकायत करने महिला सिंघौल थाना पहुंची तो आरोपियों ने दबाव बनाकर उल्टे पीड़ित परिवार पर ही मामला दर्ज करवा दिया है। स्थानीय प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए पीड़ित परिवार को जब न्याय का कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब थक हारकर सुधीर शाह ने आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जरा वहां के हालात को बताइए, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, हैरान करता है ये मामला कि आखिर पुलिस भी इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला जो है बड़ा संगीन है और जिस ढंग से महिला के साथ बलात्कार होता है, लव जिहाद के मामले इसमें सामने आ रहे हैं कि जो लोग हैं, आरोपी हैं, वो बहला फुसला कर उनके अपने साथ ले गए। और सबसे जो चौंकाने वाले मामला है कि जो पूरा परिवार जब थाने में जाता है तो थाना मामला आज तक, जबकि 5 दिन हो गए हैं, मामला दर्ज नहीं होता है और कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए डीएसपी से हमारी अभी बात हुई थोड़ी देर पहले, तो डीएसपी का कहना है कि ये पारिवारिक मामला है, पुलिस इसे पारिवारिक मामला मानती है। हमारे साथ उनके जो पति हैं वो हमारे साथ है, उनसे हम आपको बात करवाते हैं। और देखिए ये मजबूरी है, इन ऐसे मामलों में हम चेहरा नहीं दिखा सकते। पुलिस कह रही है कि ये पारिवारिक मामला है, आप प्रताड़ित भी करते थे, जो बयान दर्ज किया गया है। क्या ये मामला धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन करने की भी बात कही जाती थी कि सिर्फ आरोप है? जी नहीं, धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जाता था। दूसरी बात ये जो आरोप लगाता है कि पारिवारिक मामला है, ये पारिवारिक मामला नहीं है। पारिवारिक मामला तो थोड़ा बहुत सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का वो बेटी दूसरे के घर में चला जाए, दूसरे के यहाँ अपना काम करना शुरू कर दे, उसके बहकावे में आ जाए। तो क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए भी आपको भी कभी कहा गया है? जी हाँ, हमको बोला धर्म परिवर्तन नहीं करेगा तो जान से मार देंगे। और पत्नी को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया है। क्या वैसा कुछ आपको घर में लगा कि पत्नी धर्म परिवर्तन कर चुकी है या धर्म परिवर्तन हमारा पत्नी कर चुकी है, क्योंकि हर शुक्रवार को नहा के वो पूजा करती है कि नमाज पढ़ती है, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन हर बार शुक्रवार को घर में जाके ढेकी बंद कर लेता है, जैसे जिस टाइम में मुस्लिम लोग नमाज पढ़ता है उस टाइम में वो भी घर में बंद हो जाती है।
आपके घर में ऐसे जी करती थी? हाँ। रवि जरा शुरुआत मामला है, से लेकिन मामले सबसे को बड़ा सवाल है समझने कि की जब आप कोशिश कीजिए। वो पुलिस वाले के सब पास सारे सवालों का जवाब दे रहे वाले हैं, के तो पास जरा में गए शुरू तो से हमको जानने बोला की कि कोशिश तुम्हारा कीजिए, पत्नी जो है कैसे हमसे ये पहले सब कुछ आधा सामने घंटा आया, आगे कब रख उनको दिक्कतें दिया। हुई, तुम्हारा कैसे कैसी नहीं लिया धमकी जाएगा। मिली, कब से शुरुआत हुई थी कैसे इसकी? चलेगा? तब हम जाके कोर्ट में गए। लेकिन देखिए पूरे मामले को लेकर के देखिए बहुत कंफ्यूजन भी है। लोग कह रहे हैं कि अब आपके पत्नी से कहा गया है कि प्रताड़ित करते थे। ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे पता चला? नागपंचमी की भी बात आ रही है, क्या हुआ था? जी हाँ, नागपंचमी के दिन से ही तो ये घटना की शुरुआत है। नागपंचमी के दिन में 12 बजे रात के हमारा पत्नी और लड़की को उठा के ले गया। तो कुछ लोगों ने गांव समाज के उसी धर्म के किसी ने लोग देखा है, तो वही लोग तो हल्ला चिल्ला किया, तो हम लोग को 2 दिन के बाद पता चला। लेकिन वो अपना मुंह से तो हमको कबूल नहीं किया कि हमारे साथ में ऐसा बात हुआ। हम उसको सही मानते उसी टाइम में, जब वो अपना मुंह से, जैसे रात में हुआ सुबह में कम से कम हमको बताती तब हम सही मानते। लेकिन उसने तो हमको बताया नहीं। उसी धर्म के लोग जो हमको 2 दिन के बाद बताया कि तुम्हारे घर में ऐसा घटना हुआ, तब हम पत्नी को बोला कि पूछे तुम्हारे साथ में ऐसा घटना हुआ? बोला हाँ। तो तुम हमको 2 दिन हो गए तो हमको अभी तक बताई क्यों नहीं? तो उसके बाद फिर क्या हुआ? इससे पहले भी वो अवैध संबंध पहले से भी रहा है? जी हाँ, पहले से भी घर से जब मर्जी होता है तब निकल जाता है। 2 दिन तक घर से न पता रहती है। पूछने पर बोलती है हमको जहाँ मर्जी होगा वहाँ जाएंगे। तुम हमको पूछने वाला कौन होता है? तो क्या तो वो उन लोगों से जब बात की तो क्या धमकाते भी थे लोग? हाँ, धमकाते थे। वो बोलते थे कि जो हमारे खिलाफ किसी को बताना नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। इसलिए वो डर से हमारे पास कुछ बोलती नहीं थी। उसके बाद हम भी कुछ बोलते थे तो दोनों माँ बेटी मेरे ऊपर चढ़ बैठती थी कि हम कहीं भी जाते तुमको इससे क्या मतलब है? तो इस मामले को जब पता चला आपको, उसके बाद जब थाने में गए, तो थाने में जाने के बाद क्या हुआ? थाने में जाने के बाद तो हमारा वो जाके वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई और उसको वो लोग का भी कुछ जिसने देखा उसका भी नाम लिखाई और साथ में हमारा भी नाम लिखा दिए कि हमारा पति जो है शाम को दारू पी के आता है, हमारे साथ मारा पीटी करता है और उसके बाद घर में खाने नहीं देता है हमको। देखो दोनों बेटे को घर से भगा दिया। पुलिस वाला फिर आप अपना FIR दर्ज करने के लिए कहे तो पुलिस वाले ने क्या कहा? हमने अपना FIR दर्ज करने के लिए बोला तो उसने बोला कि जो आपका पत्नी जो है आपसे पहले FIR दे चुकी है, ये घर में 2 FIR नहीं होगा, इसके लिए आप जाइए। तो उसने नहीं लिया तो हमें जाके कोर्ट में किया। ठीक है, एक बात इसमें सबसे बड़ा गंभीर मसला ये है कि आपकी एक बेटी भी है छोटी, जो शादी कहीं और आपने किया है, वो भी साथ में भागी है। क्या हुआ उसके साथ? वो छोटी जिसको हमने शादी किया है उसको भी वहाँ से, जहाँ हमें यहाँ महाजी गांव में शादी किया है, उसको भी 6 महीना पहले 10 बजे रात में 12 बजे रात में वहाँ से मोटरसाइकिल से उठा के लेके चला आया और यहाँ रखा है और दोनों माँ बेटे के साथ में ऐसा ये सब काम हो रहा है। तो बेटी को ससुराल से उठा करके ये लोग लेके आए? जी हाँ, बेटे को ससुराल से उठा के लाया 12 बजे नाइट में। खाना में वो मथने वाला दवाई मिला दिया, सब परिवार खाया, खा के सो गया और इसको आराम हुआ निकल गया आराम से। तो अभी आपके पत्नी और बेटी कहाँ हैं? कहाँ है हमको क्या पता रवि, है? अगर तो आपके खुद ही खोज रहे हैं, आसपास 2 दिन कुछ से और लोग परेशान भी है, मौजूद कहाँ हैं गई, तो कहाँ जरा नहीं गई। उनसे ही बात कीजिए। इस पूरे मामले देखिए- के बारे में क्या सच्चाई बिल्कुल। है जो आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए पूरा परिवार, इनके जो महिला के ससुर हैं, सास हैं, फिर जो पति हैं, वो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है वो पारिवारिक मामला बता रहा है। इस मामले में बजरंग दल हो, BHP के जो लोग हैं, वो भी लगातार परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। ऐसे ही जो BHP के जो यहाँ पे संगठन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए ये जो मामला सामने आ रहा है, पुलिस बता रही है कि पारिवारिक मामला है, आप लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये पहला मामला डुमरी में नहीं है। डुमरी में विगत 5 वर्षों में लव जिहाद का आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग लड़की को नाम बदल करके जबरन उसको यहाँ से ले जाया गया, बाद में निकाह पढ़ाया गया, बाद में लड़की का बरामदगी हुआ और लड़की ने बयान दिया कि हमको ऐसे जबरन नाम बदल करके हमारे साथ लव जिहाद किया गया। कोई पहला मामला नहीं है। आप आए होंगे, रस्ते में आपने देखा होगा बड़ा सा मंदिर है, वहां पर से लाउड स्पीकर तोड़ दिया गया होगा। ये तो वही हाल हुई जब जनसंख्या असंतुलन हो गया। यहाँ पर हिंदुओं की आबादी कम हो गई, विधर्मियों की आबादी ज्यादा हो गई। आज हमारे घर की बहन बेटियों को उठा लिया जाता है। ये कल हम लोगों से मदद मांगे कि 4 दिन से सिंघोल थाना जा रहे हैं, पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही है। पुलिस का कहना है अपने मन से लड़की गई, आप प्रारंभिक जांच करेंगे, आप आवेदन लेंगे, इनकी क्या गलती है?
मैं नाम नहीं बताऊंगा इनकी या इनके पिताजी की क्या गलती है, वो 70-80 साल के वृद्ध की, वो कह रहे हैं मेरे हमको भी कहता है कि तुम यहाँ पर मुसलमान बन जाओ। ये आपके सामने में बैठ अच्छा, ये एक बात बता, अभी यहीं के हैं रहने वाले, जो जिस ढंग से पुलिस कह रही है कि ये पारिवारिक मामला है, ये आपसी मामला है, इसे दूसरे रंग दिया जा रहा है परिवार के लोग, आपको क्या लगता है? दूसरा रंग जो प्रशासन कर रही है, ये 5 दिन पहले आवेदन देने गए तो आवेदन लेकर उन पर इंक्वायरी करते। इनको कोर्ट जाने की जरूरत, जज साहब के जाने की जरूरत और या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सामने इनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर इंसाफ पारिवारिक ही था तो उसका जांच उपरांत करके आप उसका न्याय दे देते उसी समय थाने में। आप दुत्कार के भगाते हैं कि पत्नी का एफआईआर लिया जाएगा, पति का नहीं, ये कौन रूल है? देखिए, सबसे इसमें जो अहम सवाल उठता है वो पुलिस प्रशासन पे उठता है, क्योंकि अगर परिवार के तमाम सदस्य जो है वो लव जिहाद या धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और लेकिन कोई भी अगर मामला बनता है तो 5 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस आखिर कहाँ है? यहाँ पे जो पुलिस कप्तान है वो आज मुंह खोल रही है, आखिर 5 दिनों से ये मामला तब क्यों नहीं सामने आया? जब न्यूज 18 इस मामले को लेकर के सामने आता है तो पुलिस महकमा जो जगती है और ये अब बताती है कि ये पारिवारिक मामला है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया है और थाने से ये पूछा है कि अपनी रिपोर्ट दर्ज करें और ये बताएं कि अभी तक आपने एफआईआर क्यों नहीं किया, और 23 तारीख तक का, जो 30 तारीख है, 30 जुलाई तक का वक्त दिया है। जी बिल्कुल रवि, और कई सारे सवाल हैं जो इस मामले को लेकर उठते हैं, क्योंकि और कहीं ना कहीं सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पर ही खड़ा होता है। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए, हमें आपका ख्याल है, इसलिए हम करते हैं आपसे जुड़ी हर वो बात जिससे आपका सरोकार है। आज हम बात करते हैं गुंडा बैंक के जाल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन गैर लाइसेंसी नॉन बैंकिंग कंपनियों की जो लोगों से ठगी करते हैं और उनकी जो गाढ़ी कमाई है उसे लूटकर भाग जाते हैं। कल हमने कटिहार में गुंडा बैंक के टॉर्चर की कहानी सुनाई थी। आज हम बात कर रहे हैं पूर्णिया और सीमांचल के आसपास के इलाके की। वैसे 2000 से लेकर 2007 तक इस इलाके में गुंडा बैंक काफी सुर्खियों में था, लेकिन 2007 के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। गुंडा बैंक के एजेंटों ने हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की थी। कई लोगों की जमीन जायदाद तक लिखवा ली गई थी। हाईकोर्ट ने फिर से इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद जहां एक बार फिर गुंडा बैंक सुर्खियों में आ गया है, तो वहीं आज भी गुंडा बैंक की तरह कुछ ऐसे फर्जी नॉन बैंकिंग कंपनियां चल रही हैं जो लोगों को गुमराह कर रही हैं और झांसा देकर रुपए ठग रहे हैं। पूर्णिया और सीमांचल के इलाकों से गुंडा बैंक के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की गई थी। हालांकि 2007 के आसपास यह बैंक पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर यह गुंडा बैंक सुर्खियों में आया है। इसके पीछे वजह है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने नए सिरे से इसकी जांच का आदेश दिया है। कुछ गुंडा लोग उसमें जो है कुछ आपको सफ़ेद पोश लोग भी थे, उन लोगों का जो ब्लैक मार्केटिंग वाले लोग थे, जिनका ब्लैक मार्केटिंग पैसा था, उसमें कुछ पदाधिकारी थे, कुछ नेता थे, कुछ अफसर थे, है ना, कुछ भूमाफिया थे, कुछ इस टाइप के लोगों के द्वारा ये बनाया हुआ एक संगठन था गुंडा बैंक। हर एक जगह था। भागलपुर से संचालित हुआ। हाँ, ये भागलपुर से संचालित हुआ और भागलपुर से ही पूर्णिया ये आया। हमने देखा धोबिया टोला में 2005-06 में सुधांशु और एसपी थे, तो उस समय वो गुंडा बैंक था, वो भाग गया। कई लोग पकड़े भी गए थे, पकड़ाए भी कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ। तो सघन जांच की आवश्यकता। पिछले कई वर्षों से पूर्णिया और आसपास के जिलों में अपना जाल बुरी तरह से फैलाया, यहाँ के गरीबों के रक्त चूसने का काम किया। खास करके गरीब और अनपढ़ लोग इसके शिकार हुए। 5,000 लाओ, 20,000 मिलेगा, 25,000 मिले, इस झांसा में परपड़ करके बहुत लोगों ने रुपया दिया और सारे लोग उसका रुपया लेकर करके भाग गए रातों रात। इसलिए जितने भी नॉन बैंकिंग संस्थाएं हैं उन सबों की जांच होनी चाहिए। फिर सरकार की नज़र इस पर पड़ी, फिर प्रशासन का, फिर इसका विरोध हुआ, फिर आस्ते आस्ते हमारे जिले से ये समाप्त हुआ। लेकिन उसका ही एक रूप फिर पता लग गया, रुपया डबल करने, छोटा सा बैंक बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का ये फर्जीवाड़ा का काम काफ़ी लंबे समय से अभी भी चल रहा है। गुंडा बैंक के नाम से इस इलाके में एक समय था जब काफ़ी ये बैंक प्रचलित था और हजारों लोग इस गुंडा बैंक के शिकार हुए थे। हालांकि बाद में प्रशासन ने एक्शन लिया था और
इस गुंडा बैंक का खात्मा किया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने फिर इसकी जांच का आदेश दिया है। ऐसे में देखना है कि आगे क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।